शिवाजी पर यूं तो बहुत सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन इतने बड़े फलक पर रितेश देशमुख ने पहली बार फिल्म बनाई है। उन्होंने शिवाजी की भूमिका स्वयं निभाई है। वो इस फिल्म के निर्देशक भी हैं। उनकी पत्नी इस फिल्म की निर्माता है। इस फिल्म में मुख्य रूप से दो ही किरदारों का महत्वपूर्ण रोल है, एक तो राजा शिवाजी और दूसरा अफजल खान। औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया। फलों की टोकरी में अपने पुत्र के साथ छिपते हुए वहां से वो भाग निकले। वहां से वो सीधे मथुरा गए, बनारस होते हुए फिर से पुणे चले गए। फिर से अपने हारे हुए किलों को उन्होंने फिर से जीता। इसी क्रम में सन 1674 में बनारस के प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण गंगा भट्ट से उन्होंने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में कराया तथा छत्रपति की उपाधि उन्होंने धारण की। सर रिचर्ड टेम्पल ने शिवाजी की तुलना जूलियस सीजर और नेपोलियन जैसे महान विजेताओं से की है। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने कहा है कि शिवाजी ने धूल से एक राष्ट्र का निर्माण किया तथा उन्होंने मराठों को एक ऐसी शक्ति बना दिया कि जिसने मुगल शासन की नींव हिला दी। नमस्कार मित्रों, आज हम 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर रिलीज हुई फिल्म राजा शिवाजी पर चर्चा करेंगे। शिवाजी पर यूं तो बहुत सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन इतने बड़े फलक पर रितेश देशमुख ने पहली बार फिल्म बनाई है। रितेश देशमुख स्वयं भी मराठा हैं तथा उन्होंने ये फिल्म दिल से बनाई है। उन्होंने 100 करोड़ से अधिक के बजट में ये फिल्म बनाई है तथा इसमें स्वयं भी बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है। दिल से उन्होंने काम किया, जैसा भी काम किया है उन्होंने दिल से किया है। उन्होंने शिवाजी की भूमिका स्वयं निभाई है। वो इस फिल्म के निर्देशक भी हैं। उनकी पत्नी इस फिल्म की निर्माता है तथा जेनेलिया ने उनकी पत्नी का रोल इस फिल्म में निभाया है। उनके अलावा इस फिल्म में संजय दत्त ने अफजल खान की भूमिका निभाई है। विद्या बालन ने बीजापुर की बड़ी बेगम की भूमिका निभाई है। भाग्यश्री ने जीजाबाई का रोल किया है, जो कि शिवाजी की माता है। इसके अलावा अभिषेक बच्चन ने शिवाजी के बड़े भाई संभाजी का रोल किया है। सभी कलाकारों ने अच्छा काम किया है और फिल्म भी ठीक ठाक बनी है। ये जरूर है विजुअल्स उतने अच्छे नहीं हैं, कुछ और छोटी मोटी कमियां हैं, लेकिन फिल्म ठीक ठाक बनी है। इस फिल्म में मुख्य रूप से दो ही किरदारों का महत्वपूर्ण रोल है, एक तो राजा शिवाजी और दूसरा अफजल खान। इस फिल्म में शिवाजी की बाल्यावस्था से लेकर शिवाजी की युवावस्था का चित्रण किया गया है तथा इस फिल्म में मुख्य रूप से राजा शिवाजी तथा बीजापुर के सेनापति अफजल खान की लड़ाई को दिखाया गया है। सभी जानते हैं रितेश देशमुख के पिता विलासराज देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने अपने संबंधों का भी फायदा उठाया है तथा उन्होंने सलमान खान से भी इसमें कैमियो का रोल कराया है। वो इसमें उनके अंगरक्षक के रूप में पिक्चर में एक समय आते हैं और इस चीज़ की वजह से भी दर्शकों में इस फिल्म के प्रति एक उत्साह बीच में बनने की खबर आई थी। फिल्म ठीक ठाक कर रही है और फिल्म ने अभी तक 50 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कुल कर ली है। मराठी वर्जन ने इसके सबसे ज़्यादा कमाई की है। हिंदी वर्जन ने भी 11-12 करोड़ की कमाई कर ली है। दर्शक अभी थिएटर में इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। रिलीज होने से पूर्व भी फिल्म ने 60 से 65 करोड़ की कमाई कर ली है। इसमें डिजिटल, सैटेलाइट तथा संगीत से जुड़े हुए राइट शामिल हैं। फिल्म का संगीत पक्ष बहुत मजबूत है, जिसे अजय अतुल ने दिया है। राजा शिवाजी के किरदार को रितेश देशमुख ने बहुत भावुक तरीके से निभाने की कोशिश की है। अभी तक की उन्होंने सबसे अच्छी एक्टिंग भी की है, लेकिन क्योंकि राजा शिवाजी का किरदार बहुत जोरदार है, बहुत ही ज़बरदस्त चरित्र उनका रहा है, ऐसे में उनके चरित्र के साथ मेरे हिसाब से वो पूर्ण न्याय नहीं कर पाए हैं। रितेश देशमुख ने वैसे तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि राजा शिवाजी के किरदार से वो पूर्ण न्याय कर सके, परंतु उन्होंने कभी भी एक्शन रोल नहीं किया है। उन्होंने हल्के फुल्के रोल ही हमेशा किए हैं, इसलिए वो एकाएक इस तरह के रोल में ढल नहीं पाए हैं। याद कीजिए 2020 में तानाजी अनसंग वारियर एक फिल्म आई थी, जिसमें तानाजी मलसूरे का रोल अजय देवगन ने किया था और बहुत अच्छा रोल उन्होंने किया था। फिल्म बहुत अच्छी बनी थी। इसमें शिवाजी की बहुत छोटी भूमिका थी, जिसे शरद केलकर ने बहुत खूबी के साथ निभाया था। उनके शिवाजी के रोल को छोटा होते हुए लोगों ने बहुत पसंद किया था। फिल्म भी बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी, बहुत चली थी, लोगों ने बहुत उसे पसंद किया था। अभी पिछले दिनों छावा फिल्म आई, जिसमें विक्की कौशल ने शिवाजी के पुत्र संभाजी का रोल बहुत अच्छे से किया था। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी थी। फिल्म ने बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में कमाई भी की। ऐसी बड़ी 2 फिल्में जो कि शिवाजी के परिवार और उनके मित्र से जुड़ी हुई थी, इन फिल्मों के बाद राजा शिवाजी के ऊपर जो इस तरह की फिल्म आई है, उसमें शिवाजी का किरदार ऐसा लग रहा है, इन जो किरदार थे तानाजी मलसूरे और छावा के रूप में विक्की कौशल का जो किरदार था, उनके बीच कहीं ना कहीं दब गया है। जबकि शिवाजी सबसे बड़ा किरदार होना चाहिए था, उसको सबसे ज़्यादा उभर कर आना चाहिए था, वो उभर नहीं पाया। इसलिए रितेश भावुक व्यक्ति हैं, उन्हें भावुकता छोड़कर राजा शिवाजी के रोल के साथ
न्याय करने के लिए किसी और एक्टर को लेना चाहिए था। वो डायरेक्शन कर सकते थे, हालांकि डायरेक्टर के रूप में किसी बड़े डायरेक्टर को लिया सकता था। वो प्रोड्यूसर बन सकते थे, उनकी पत्नी प्रोड्यूसर है, वो रह सकती थी, पैसा लगा सकते थे, लेकिन वो इसके लिए किसी और को लेना चाहिए था। मेरी राय में तो अल्लू अर्जुन को भी लिया सकता था, वो स्टार पावर भी उनकी मिल जाती, बजट भले ही बढ़ता, लेकिन अल्लू अर्जुन जैसे एक्टर को अगर इस फिल्म में शिवाजी के रोल में ले लिया जाता तो फिल्म जरूर कम से कम 1500 या 2000 करोड़ रुपए कमाती, क्योंकि शिवाजी का किरदार ऐसा किरदार है। और एक और अच्छा काम होता, इस फिल्म को पूरी दुनिया देखती, और शिवाजी जिनको पूरी दुनिया में उतने अच्छे से अभी तक नहीं पहचाना जाता है, उनकी पहचान वास्तव में पूरी दुनिया में हो पाती। लेकिन फिर भी रितेश देशमुख ने अच्छा प्रयास किया है। शिवाजी के ऊपर अभी तक इतनी बड़ी फिल्म भी नहीं बन पाई थी, उन्होंने बनाई है। अब हम शिवाजी के चरित्र पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी शिवाजी के चरित्र के बारे में नहीं पता, उनकी महानता के बारे में नहीं पता, उन्हें बहुत छोटा राजा ही समझकर अक्सर लोग दरकिनार करते आए हैं। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को सिवनेर के किले में हुआ था। उनकी माता का नाम जीजाबाई था, जो कि विजयनगर के यादव राजवंश के वंश से आती थी। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, जो एक जागीरदार थे तथा बीजापुर की रियासत में अपना एक रसूख रखते थे। शाहजी भोसले और जीजाबाई के यहाँ 2 पुत्र हुए, संभाजी और शिवाजी। वक्त बीतने के साथ शाहजी के साथ संभाजी रहने लगे और जीजाबाई शिवाजी के साथ पुणे की जागीर में रहने लगी। पुणे की जागीर में रहते हुए जीजाबाई ने शिवाजी का लालन पोषण बहुत अच्छे से किया, क्योंकि जीजाबाई ने स्वयं ही बचपन से बहुत सारी सैन्य गतिविधियां देखी थी। सैन्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हर एक चीज़ का उन्हें पता था। उनमें संस्कार भी बहुत अच्छे थे, बहुत धैर्यवान थी वो। उन्होंने अच्छे संस्कार शिवाजी को दिए। उन्होंने शिवाजी को सैन्य रणनीति से जुड़ी हुई हर वो चीज़ सिखाई, जिसकी वजह से शिवाजी बाद में एक बड़े योद्धा साबित हुए और एक अच्छे प्रशासक भी बन पाए। महज 10 साल की उम्र में 1640 में शिवाजी का विवाह हो गया। उसके बाद उन्होंने 7 विवाह और किए, कुल मिलाकर उन्होंने 8 विवाह किए। उस समय बहुत सारे राजा महाराजा, बहुत सारे सरदार कई विवाह करते थे, जिसकी वजह से वो अपनी कूटनीति को मजबूत करते थे। शिवाजी ने भी बहुत सारे मराठा सरदारों को इस वैवाहिक कूटनीति के सहारे अपने से जोड़ लिया। धीरे धीरे शिवाजी की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। उन्होंने मावल क्षेत्र के युवाओं को अपने साथ जोड़ा और बिना किसी जातिगत भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के उन पर विश्वास किया तथा उनके साथ अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। शीघ्र ही उन्होंने मावल के योद्धाओं के साथ एक छोटी मोटी सेना खड़ी कर ली तथा उन्होंने मात्र 16 वर्ष की उम्र में अपनी बढ़िया सैन्य रणनीति, कूटनीति और चपलता के कारण तोरण का किला जीत लिया। ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इस तोरण के किले में उन्हें बहुत सारा खजाना मिल गया, जिस खजाने की वजह से उन्होंने अपनी सैन्य गतिविधि को बढ़ाया तथा दूसरे किलों को जीतने में भी उन्हें मदद मिली। इसके बाद उन्होंने कोंडाना का किला जीता, पुरंदर का किला जीता तथा लगातार किलों को जीतते गए। उनका मानना था जो किले को जीतेगा वही राज करेगा। उस समय की सच्चाई भी यही थी। और मराठा क्षेत्र की भौगोलिक संरचना बहुत जटिल थी। वहाँ पर संकरी घाटियाँ थी तथा सह्याद्री के वन थे, जिनमें अगर आपके पास किला आ गया और ऊपर से शिवाजी ने अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई है। मराठा क्षेत्र की भौगोलिक संरचना ने ही शिवाजी की गुरिल्ला नीति को आगे बढ़ाया और वो अपनी गुरिल्ला नीति में बहुत सफल हुए। शिवाजी के उभार के समय मराठों के 2 बड़े दुश्मन थे, एक बीजापुर की आदिल शाही और दूसरा मुगल शासन। यूँ तो शिवाजी ने अनेक योद्धाओं को हराया तथा अनेक किलों का निर्माण कराया तथा अनेक किलों को जीत लिया, लेकिन उनकी कुछ ऐसी विशिष्ट उपलब्धियां रही हैं जिनकी चर्चा थोड़ी की जा सकती है। इसी में थी 1659 की वो घटना जिसको बहुत रोमांचक तरीके से इतिहास में जाना जाता है। 1659 में बीजापुर की बड़ी बेगम ने अफजल खान को सीधा आदेश दिया कि आप जाइए और शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर उनके सामने प्रस्तुत कीजिए। अफजल खान गया, रास्ते में उसने अनेक मंदिरों को तोड़ा, अनेक अत्याचार करता हुआ गया। उसे पूरा विश्वास था कि वो शिवाजी को जल्दी पकड़ लेगा। शिवाजी ने अपनी कूटनीति के सहारे ऐसा दबाव बनाया कि उसे प्रतापगढ़ के घने जंगलों में एक शिविर में मिलने के लिए राजी कर लिया। शिविर में वो अपने एक अंगरक्षक के साथ आया तथा शिवाजी भी अपने एक अंगरक्षक के साथ आए। आसपास दोनों ने अपने कुछ सैनिकों को छिपा रखा था। शिविर में जैसे ही दोनों मिले तो अफजल खान धोखा देने के लिए मशहूर था। सभी जानते थे कि वो धोखा देगा, शिवाजी भी जानते थे कि वो धोखा देगा। अफजल खान ने धोखा देने के लिए शिवाजी को गले लगने के लिए कहा, लेकिन शिवाजी भी चौकस थे। अफजल खान ने गले लगाते समय शिवाजी पर चाकू से वार किया, उनकी पीठ पर वार किया, लेकिन शिवाजी ने बहुत चालाकी और तीव्रता के साथ बगनके की सहायता से उसके पेट को चीर दिया तथा उसकी हत्या कर दी।
अफजल खान की हत्या के बाद शिवाजी का रसूख बहुत बढ़ गया, मराठा सरदारों में भी और पूरे दक्कन क्षेत्र में और मुगलों में भी उसका रसूख बढ़ गया। अफजल खान की सेना भाग गई, पराजित हुई। उसके बाद बीजापुर ने कई और आक्रमण शिवाजी पर किए, लेकिन शिवाजी ने सभी को बहुत सफलतापूर्वक हरा दिया। उधर मुगल शासन में उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही थी और औरंगजेब अभी तक उत्तराधिकारी की लड़ाई में ही उलझे हुए थे। अब जब उन्होंने उत्तराधिकारी की लड़ाई में विजय पा ली तो उन्होंने अपने सेनापति शाइस्ता खान को शिवाजी पर आक्रमण के लिए कहा। शाइस्ता खान ने 1660 में शिवाजी की बहुत जबरदस्त घेराबंदी की। उन्होंने पुणे को जीत लिया तो 3 साल तक शिवाजी को बहुत परेशान किया, लेकिन 5 अप्रैल 1663 की वो रात इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, जब शिवाजी ने बहुत चतुरता के साथ अपने 400 चुनिंदा सैनिकों के साथ लोग बाराती बन गए तथा छिपकर उन्होंने लाल महल पर आक्रमण कर दिया। लाल महल में शाइस्ता खान अपना शिविर लगाए हुए था। मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई। इस अचानक हुए आक्रमण की किसी को भी खबर नहीं लगी। चारों तरफ डर का माहौल था। शाइस्ता खान डर के मारे खिड़की से कूदकर भागा, लेकिन शिवाजी ने बहुत तेजी से उस पर वार किया और उसकी हाथ की उंगलियां कट गईं। मुगल सेना पराजित हुई तथा शाइस्ता खान की सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। औरंगजेब उससे बहुत नाराज हो गया। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को वापस बुला लिया। इसके बाद शिवाजी ने एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 1664 में गुजरात के सूरत शहर को लूट लिया। सूरत एक बंदरगाह शहर था जो कि मुगलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वहाँ पर बहुत धनाढ़ लोग रहते थे। इस लूट से शिवाजी को बहुत बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हुई तथा इससे मुगलों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। अंततः औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए राजा जयसिंह को दक्कन भेजा। राजा जयसिंह ने बड़ी सेना के साथ शिवाजी पर आक्रमण किया। शिवाजी पहली बार बड़े दबाव में आए तथा उन्होंने दबाव में पुरंदर की संधि की। इसी संधि के तहत शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा के किले में गए, लेकिन औरंगजेब ने उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। उनको पंच हजारी मनसबदारों की लाइन में खड़ा कर दिया, जो कि मनसबदारों की 3रे दर्जे की श्रेणी थी। शिवाजी ने बहुत अपमानित महसूस किया। उन्होंने पैर पटकते हुए वहीं पर औरंगजेब को चुनौती दी और कहा कि औरंगजेब ने शिवाजी के साथ वादा खिलाफ भी की है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शिवाजी ने पैर पटक कर औरंगजेब को गद्दार तक कह डाला। वो इतने ज़्यादा क्रोध से उत्तेजित हो गए कि औरंगजेब को बहाना मिल गया उन्हें गिरफ्तार करने का। औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया। वो तो चाह रहा था कि कोई शिवाजी गलती करें और वो कैद में डाल दे। उसका अगला प्लान ये था कि कुछ दिन बाद चुपचाप तरीके से शिवाजी को वो मरवा देगा। शिवाजी जानते थे कि उनकी मौत निकट ही है। उन्होंने बहुत चालाकी और अदम्य साहस का फिर से परिचय दिया तथा फलों की टोकरी में अपने पुत्र के साथ छिपते हुए वहां से वो भाग निकले। ये औरंगजेब के दिल पर सीधी चोट थी। वहां से वो सीधे मथुरा गए तथा वहां पर एक विश्वासी ब्राह्मण के यहाँ अपने पुत्र संभाजी को छोड़कर वो बनारस होते हुए फिर से पुणे चले गए। फिर से अपने हारे हुए लोगों उन्होंने फिर से जीता तथा 1670 में फिर से उन्होंने मुगलों को चुनौती देते हुए सूरत शहर को लूट लिया और फिर से काफ़ी धन उन्होंने वहाँ से अर्जित किया। इसी क्रम में सन 1674 में बनारस के प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण गंगा भट्ट से उन्होंने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में कराया तथा छत्रपति की उपाधि उन्होंने धारण की। 1679 में अंतिम रूप से उन्होंने एक बार फिर मुगल सेना को पीछे धकेला तथा एक तरह से उसे पराजित किया। 1680 में इस महान योद्धा की मृत्यु हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि उन्हें जहर देकर मारा गया। शिवाजी महान सैन्य रणनीतिकार तो थे ही, वो बहुत सफल प्रशासक भी थे। उन्होंने न केवल हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की वरन उन्होंने बहुत अच्छी शासन प्रणाली भी स्थापित की। साथ ही उन्होंने उस समय की स्थितियों को भांपते हुए एक नौसेना का भी गठन किया, जो कि उनकी दूरदर्शी का परिचायक थी। अपने अदम्य साहस, सैन्य रणनीति, कूटनीति तथा गुरिल्ला नीति से उन्होंने छोटे से जागीरदार से हिंदवी राज्य की स्थापना करने तक का सफर पूरा किया तथा उनके जीवित रहते हुए औरंगजेब की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो दक्कन में आकर उन पर सीधे आक्रमण कर सके। 1681 में औरंगजेब पहली बार दक्कन आया और उसने सेना का नेतृत्व किया मराठों के खिलाफ। उस समय मराठों का नेतृत्व शिवाजी के उत्तराधिकारी उनके पिता संभाजी कर रहे थे। उन्होंने भी बहुत समय तक औरंगजेब को परेशान रखा, लेकिन 1689 में एक षड्यंत्र में वो पकड़े गए। उसके बाद भी मराठों ने संघर्ष जारी रखा। वास्तव में शिवाजी ने मराठों में स्वाधीनता की तथा स्वराज्य की ऐसी भावना भर दी थी। वे सारे भेद भूलकर
औरंगजेब तथा दूसरे विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ खड़े हो गए थे तथा किसी भी हालत में समर्पण करना नहीं चाहते थे और उन्होंने समर्पण पूरी तरह से कभी किया नहीं। औरंगजेब लगातार अपनी मृत्यु तक 1707 तक यानी कि लगभग 26 वर्ष तक मराठों से लड़ता रहा। उसे सफलताएं मिली लेकिन कभी भी पूरी तरह से मराठाओं को वो हरा नहीं पाया। इस लड़ाई से वो थक गया, उसकी सेना थक गई तथा उसका खजाना खाली हो गया और उसकी मौत के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। एक तरह से शिवाजी ही थे जिन्होंने मुगल शासन जैसे बड़े शासन को पतन की तरफ अग्रसर कर दिया। औरंगजेब कोई छोटा राजा था, औरंगजेब कोई छोटा सम्राट था। वो उस समय दुनिया के 3 महान शासकों में था। एक चीन के कांग्सी शासक, दूसरा फ्रांस का लुई। फ्रांस का वो सम्राट था जिसने आधुनिक फ्रांस की एक तरह से स्थापना की। लेकिन औरंगजेब इन दोनों से भी कुछ मामलों में बेहतर था, क्योंकि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के किसी भी देश से बड़ी अर्थव्यवस्था थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का उस समय लगभग 25% योगदान था, जो कि दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था थी। साथ ही औरंगजेब की सेना दुनिया की सभी सेनाओं से बढ़कर ही थी, कम नहीं थी। ऐसे मजबूत सम्राट जिसका शासन काबुल से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था, कावेरी नदी तक फैला हुआ था। इतने बड़े सम्राट के दरबार में पैर पटक कर उसे चुनौती भरे अंदाज में चुनौती देना तथा उसे गलत कहना, कितना बड़ा जिगरा था शिवाजी में। इससे समझा जा सकता था कि वो अनूठे व्यक्तित्व के धनी थे। शिवाजी के ऐसे गुणों से प्रभावित होकर ही सर रिचर्ड टेम्पल ने शिवाजी की तुलना जूलियस सीजर और नेपोलियन जैसे महान विजेताओं से की है। उन्हीं की श्रेणी में उन्हें रखा है। उनका कहना था कि शिवाजी में न केवल जीतने की क्षमता थी, बल्कि उनमें जीते हुए क्षेत्रों को सही रूप में व्यवस्थित करने की भी बहुत अच्छी क्षमता थी। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने कहा है कि शिवाजी ने धूल से एक राष्ट्र का निर्माण किया तथा उन्होंने मराठा को एक ऐसी शक्ति बना दिया कि जिसने मुगल शासन की नींव हिला दी। मेरे हिसाब से शिवाजी बहुत महान शासक थे, बहुत महान योद्धा थे और वो गुरिल्ला युद्ध नीति के जनक थे। ऐसी महान मूर्ति पर फिल्म बनाना बहुत बड़ी बात है। रितेश देशमुख ने अच्छा काम किया है, लेकिन कोई और बड़ा डायरेक्टर वो ले सकते थे, कोई बहुत बड़ा एक्टर तथा बड़ी स्टार पावर वाला एक्टर वो ले सकते थे, जिससे कि फिल्म का फलक बढ़ जाता। बजट तो बढ़ता ही, साथ ही इसकी कमाई भी कई गुना हो जाती। वो हजारों करोड़ में फिल्म कमाती तथा उनका मैसेज पूरी दुनिया में चला जाता और उनके दिल को फिर भी संतोष मिलता। लेकिन चलिए, उन्होंने पहल की। आशा करते हैं आने वाले समय में कोई बड़ा डायरेक्टर अच्छे एक्टर के साथ एक बड़ी फिल्म बनाएगा तथा शिवाजी के चरित्र को पूरी दुनिया में और बड़े स्तर पर फैलाने का प्रयास करेगा।